हाँ जी, हमारा चैप्टर 11 शुरू हो रहा है। दैट इज, पहले हमने फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ा, इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा। देन अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन हमने पढ़ लिया, डिविडेंड डिसीजन का ही पार्ट है ये। अब वो पूछे डिविडेंड टाइप कितनी होती। ये डिविडेंड की टाइप हमने कल कर ली थी। कल हमने जो डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर किया था उसमें ये टाइप भी कर ली थी। ऑलमोस्ट 11 चैप्टर आपका कंप्लीट है। कैश डिविडेंड जो कैश में देते हैं। बोनस डिविडेंड पढ़ा था ना। बोनस किसको दिए जाते हैं? जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं। बाय बैक ऑफ शेयर यानी कि जो शेयर दिए थे उसको ही वापस रिवर्स बैक बाय कर दिया, उनको बाय कर लिया कंपनी ने। शेयर स्प्लिट, शेयर को बांट देना। क्लियर है चैप्टर 11? Yes, ma'am. ओके, मूव टू द चैप्टर 12, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमने पढ़ा था ना पहले। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो डेली बेसिस पे डेली रिक्वायरमेंट्स को हमारी फुलफिल कर रहा है, उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, जिसमें प्रॉफिट और रिस्क दोनों इंक्लूड है। इट इज अ फोकस ऑन मोर लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इफेक्टेड। यानी कि इसका मोर वर्किंग कैपिटल का मोर फोकस क्या होता है? लिक्विडिटी पे और प्रॉफिटेबिलिटी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, दो तरह की वर्किंग कैपिटल है। ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है? फर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। करंट एसेट्स आर द एसेट व्हिच आर कन्वर्टेड टू कैश अकॉर्डिंग टू द ईयर। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। ग्रोस capital is a how to optimize investment in current asset. How should current asset be finalized? ये ग्रोस एसेट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में क्या करें? ग्रोस वर्किंग कैपिटल में क्या क्या है? इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स में। ठीक है, किसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है? ओनली करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि एक करंट एसेट कितने ऑप्टिमाइज यानी कि कितना पॉजिटिव रिजल्ट हमें दे रही है। ठीक है, और उससे कितना फाइनेंस जनरेट हो रहा है। देन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। ये तो हमने पढ़ा ही था। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकली है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या है? जो आउटसाइडिंग के एक्सपेंसेस हमें देने हैं। और करंट एसेट्स क्या है? जो हमारे पास शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। देन ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? यानी कि जो हम वर्क करते हैं डे टू डे, वो चलता कैसे है, वर्क कैसे होता है। एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले तो हम रिसोर्सेज लेके आते हैं जिसपे काम होना है। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल या मशीनरी, बिल्डिंग। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, फिर उस प्रोडक्ट को फिर मैन्युफैक्चर करते हैं हम प्रोडक्ट को। ठीक है, बनाते हैं क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया तो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज सेल। सेल, देन लास्ट में हम उसको सेल कर देते हैं। कैसे निकलता है ऑपरेटिंग साइकिल? इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, डेटर कन्वर्जन पीरियड, इन दोनों के थ्रू। इन दोनों से हमें पता चलता है कि हमारा ऑपरेटिंग पीरियड की लेंथ कितनी होगी, यानी कि टाइम पीरियड कितना होगा।
देन ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल, ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? टोटल इन्वेंट्रीज में हमने पढ़ा ग्रोस, ग्रोस में क्या था? ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड को बोलते हैं, ठीक है? टोटल ऑफ इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड और डेटर कन्वर्जन पीरियड, वेदर द नेट डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड पेएबल डेफर्ड पीरियड इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रॉस में से अगर अगर हम पेएबल वाला माइनस कर देंगे तो नेट हो जाएगा, ठीक है? ग्रॉस क्या होता है? टोटल कन्वर्जन पीरियड, टोटल डेटर पीरियड। डेटर मीन्स जिन्होंने हमें हमारे देनदार है, जिन्होंने हमें पैसे रिटर्न करने, कंपनी को, ठीक है? ये देखो ये साइकिल दिया हुआ है, परचेज किया, रिसीव किया, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल निकल आएगा। पेएबल माइनस कर देंगे तो नेट ऑपरेटिंग आ जाएगा, ठीक है? ग्रॉस कैसे निकालना है? इन्वेंट्री में डेटर का कन्वर्जन पीरियड, दोनों को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस निकल आएगा। RMCP का मतलब का रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश्ड गुड कन्वर्जन पीरियड। अब RMCP कैसे निकालते हैं? एवरेज टाइम के बेस पे, जितना टाइम उसने वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट होने में लगाया है वो टाइम, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? RMI, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कन्वर्जन डिवाइड बाय 360, 360 इन्होंने एवरेज पीरियड लिया है, देन RMI इंटू 360, उसी को सॉल्व करने पे ये बना। RMI डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड को उल्टा मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये टर्म्स क्या है? ऑपोजिट हो जाएंगी, मतलब RMC नीचे चला जाएगा, 360 ऊपर चला जाएगा। देन वर्क इन प्रोग्रेस FGC, मतलब फिनिश गुड के बेस पे फिनिश गुड निकालना है, ये वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है, इन्वेंट्री है बस। नेट ऑपरेटिंग हमने पढ़ लिया, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग के सिस्टम में से डेटर पेएबल कन्वर्जन पीरियड माइनस कर दो, पेएबल माइनस कर दो। अब टाइप है वर्किंग कैपिटल के, वर्किंग कैपिटल दो तरह से है, परमानेंट फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या आएगी? सम लेवल ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हिच आर कंडीशनली रिक्वायर्ड बाय द फर्म थ्रू आउट द ईयर, it is permanent in same way as the firm fixed assets are. This minimum level of current assets is known as permanent working capital. यानी कि हमने करंट एसेट का भी कुछ पार्ट ऐसा रख लिया जो फिक्स कर दिया, यानी कि इसके बिना बिजनेस काम कर ही नहीं सकता उस करंट एसेट के बिना। तो जो उस करंट एसेट का अमाउंट या जो उस करंट एसेट का हमने सेव कर लिया कि ये परमानेंट है, इसके बिना बिजनेस ने वर्क नहीं करना, इसलिए इसको परमानेंट रखो, तो वो क्या बन जाएंगे हमारे? वो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल बन जाएंगे। और उसी के ऑपोजिट जब हमने सबको फ्लेक्सिबल कर दिया, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, सेल, प्रोडक्शन, ठीक है? तो वर्किंग कैपिटल क्या आएगा? टेम्परेरी हो जाएगा, यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल हो जाएगा। ये देखो टेम्परेरी और फ्लक्चुएटिंग, ये रहा ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, और ये जो है ये नीचे वाली लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, दैट इज फिक्स्ड। आपने जैसे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था, वही कंसेप्ट है कि फिक्स कभी भी जीरो से नहीं होगा और वेरिएबल फिक्स से नीचे नहीं आता। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है वो डिसाइड करेगा कि वर्किंग कैपिटल कैसी होगी हमारी, ठीक है? लार्ज स्टोर है तो लार्ज स्टॉक चाहिए होगा, जैसे रिटेल स्टोर है, अब उसको क्या है? लार्ज स्टॉक चाहिए होता है गुड्स का, ठीक है? मार्केट एंड डिमांड कंडीशन, मार्केट में डिमांड कैसी है, ठीक है? और क्या कंडीशंस चल रही हैं उसके बेसिस पे
कॉम्पिटिटर है कि नहीं है, ठीक है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है कितनी, ये सब चेक करने पे हमारी इसकी वर्किंग कैपिटल डिसाइड होगी। देन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहे हैं, नई मशीनरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है, उससे हमारा रिस्क कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो जब हम ये चीजें अपनाएंगे तो भी हमारी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होगी। क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि सेल जो करनी है गुड्स, कितने परसेंट क्रेडिट पे करने हैं, कितने परसेंट कैश हमें चाहिए ही चाहिए। वर्किंग कैपिटल इट मीन कैश ना, तो जब तक कैश मंगवाएंगे नहीं सेल करने पे, तब तक हमारा वर्किंग कैपिटल वर्क ही नहीं करेगा, तब तक वो स्टॉप ही रहेगा। देन ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है, सारे वर्कर, सारे डिपार्टमेंट जो है अच्छे से अपना काम करें। प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस के लेवल पे जब चेंज आते हैं, ठीक है, जैसे हमने बोला था करेंसी में चेंज आ गया, ठीक है, उसकी वजह से प्राइस में चेंज आ गया। हाँ जी, 12 चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। ये पॉलिसीज है करंट एसेट की, कौन से तरह की होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्पॉन्सर यानी कि दोनों ऐड होंगी उसमें, ठीक है। फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, मशीन अप्रोच, कंजर्वेटिंग अप्रोच एंड एग्रेसिव अप्रोच। ये कौन सी होती है, मशीनिंग अप्रोच यानी कि हैजिंग। हैजिंग मीन्स हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। ठीक है, बड़ा रिस्क लेना, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे कि 10 साल का लोन लिया है और आपके पास प्लांट की एग्जेक्टिव लाइफ भी 10 ईयर्स ही है, तो ये क्या है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। अगर वो मशीनरी ने अच्छा काम करके दिखा दिया तो प्रॉफिट भी हाई लेवल का होगा, और वही अगर मशीनरी ने हाई काम ना किया, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू तो जीरो हो ही जानी है, तो फिर हमें लोन तो देना ही पड़ेगा। देन कंजर्वेशन, जिसमें परमानेंट फाइनेंस होते हैं और कुछ पार्ट टेम्परेरी का होता है, ठीक है, उस पीरियड के दौरान जिस पीरियड की हम बात कर रहे होते हैं। इसमें रिस्क तो कम होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं शॉर्ट टर्म वो बहुत आती है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये टेम्परेरी है लेकिन ये फिक्स हुआ हुआ है, इतना इतना अमाउंट इसका फिक्स हुआ हुआ है, देखो लाइन देखो, इतना इतना अमाउंट ये फिक्स हुआ हुआ है, ऊपर वाला टेम्परेरी है। ये फ्लक्चुएशन दिखाता है, देखो पहले फ्लक्चुएशन इतनी थी, आफ्टर दैट फ्लक्चुएशन बढ़ गई, इट शो द फ्लक्चुएशन। कैश मैनेजमेंट तो पता है, हाँ जी। कैश मैनेजमेंट, बताओ जरा, कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट, टर्म्स को जोड़ जोड़ के पढ़ा करो। अब बताओ, अब थोड़ा क्लियर होगा। मैम के बिजनेस को रन करने के लिए मतलब कैश को कैसे मैनेज करना है, कि उसका फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो देखना है, और विद इन द फर्म कितना मतलब कैसे फ्लो कर रहा है कैश, वो सब देखना। कैश मैनेजमेंट हुआ जब हम कैश को मैनेज करें, यानी कि जो कैश हमारे पास आ रहा है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, दैट इज कैश मैनेजमेंट। अब कैश प्लानिंग क्या हुई, अब ये देखना कि कौन सा कैश कहाँ पे लगाना बेटर होगा,
कौन सा कैश हमें ज्यादा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, उसका प्रॉपर प्लान बनाना। कैश फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, कैश को फोरकास्ट करना प्रीवियस डाटा को देख देख के कि पिछले साल क्या हुआ था और इस साल हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बजट प्रिपेयर करना प्रॉपर कि इतने कैश हैं, इतना अमाउंट लगा के हमने ये चीजें अचीव करनी है। कैश कलेक्शन एंड डिस्बर्समेंट क्या होता है? यानी कि कैश को कलेक्ट करना, जहां जहां से कैश आने वाला है डेटर से, ठीक है, जो अभी रिसीव किया ही नहीं है हमने, ठीक है, या अभी उसने दोबारा नया काम शुरू कर लिया डेटर ने, तो वो हमें कुछ दे रहा है नया काम करने का, तो वो सब क्या हो गए, हमारे कलेक्शंस हो गए। और डिसबर्समेंट क्या हुआ हमारा, जो हम उसको इफेक्टली इम्प्रूव करके प्रॉपर कंट्रोल के साथ कैश को यूज कर रहे हैं। असर्टेलेट और डिसेंट्रलाइज्ड। एसिलरेटेड यानी कि गैप जो है वो रिड्यूस्ड है, कम गैप है, कस्टमर को पे करने में, टाइम में, बिल में, चेक में, इन सब में टाइम कम लग रहा है। ठीक है। डिसेंट्रलाइज में क्या बोल रहे हैं, जो कलेक्शन पीरियड है वो थोड़ी लंबी है, थोड़ी बड़ी है। ये पढ़ो और मुझे बताओ ये क्या लिखा है। लॉग बॉक्स सिस्टम पढ़ो। व्हाट डू यू मीन बाय लॉग बॉक्स सिस्टम, पढ़ो। पढ़ लिया, क्या होता है बताओ जल्दी। हाँ जी, नहीं समझ में आया? नहीं मैम। इसमें क्या बोल रहे हैं, जब टाइम को रिड्यूस करते हैं वो, रिसीव द चेक और रिसिप्ट ऑफ चेक एंड देयर डिपॉजिट। चेक रिसीव किया, अब चेक को डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा, चेक थोड़ी चलता है ऐसे ही डायरेक्ट। तो उसके टाइम को जब हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, दैट इज लॉग बॉक्स सिस्टम। यानी कि हमने अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स बना दिए, अलग अलग लोकेशंस बना दी कि इस सेंटर जो कि पोस्ट ऑफिस के पास है, ठीक है, या कोई बैंक के पास है, ताकि इसमें आप चेक फटाफट डिपॉजिट करवाओ और हम चेक को फटाफट कैश में कन्वर्ट करवा लें। या फिर एक एक बॉक्स बना दिया कि पता ही है सारे चेक इसमें डाल दिए, फिर बैंक वालों को बोल दिया कि या बैंक का कोई पर्सन आए और उसको वो पिक कर ले उसको वहां से, मतलब एक ही टाइम में आपके सारे चेक ले जाए, डिपॉजिट भी कर ले और उसको इनिशियली पेमेंट भी करवा दे। दैट इज चेक बॉक्स, यानी कि लॉक बॉक्स, जिसमें चेक रखे जाएंगे। कंट्रोलिंग डिस्पर्समेंट, क्रेडिट टर्म्स है, ये क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करना है। जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, यहाँ कहाँ कहाँ से क्रेडिट ले सकते हैं। ये बर्नौल का मॉडल आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में।
क्या कह रही है ये अप्रोच हमें ये बता रही है कि कैश के बैलेंस रखना है सर्टेन ए टाइम के लिए। ठीक है, मतलब जो भी टाइम चल रहा है या जो भी टाइम डिसाइड हुआ है उस टाइम के लिए कैश को क्या करना है, बैलेंस रखना है। जैसे कि फर्म सेल सिक्योरिटी एंड स्टार्ट विद अ कैश बैलेंस ऑफ ₹6 ₹C। As the firm spent cash, its cash balance decreased standard and size is zero. The realignment is cash balance to C by selling marketable security. The pattern continue over time as the cash balance decrease suddenly. The the average cash balance will be C divided by 2. ये बोल रहा है कैश के बीच में बैलेंस रखना है। ठीक है, जितना स्पेंड कर रहे हैं, जितना कैश आ रहा है उसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन कर। ये देखो, ये जो हमें क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से ₹1 पहले एक था, ₹C थे, C के बाद सीधा जीरो, फिर ₹C फिर जीरो, फिर ₹C फिर जीरो, फिर ₹C फिर जीरो। तो ये एवरेज इसकी कैसे निकालेंगे, C को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये जो निकल के आई है दैट इज एवरेज। ठीक है, इन दोनों के बीच का बैलेंस, ये टोटल कॉस्ट है, ये होल्डिंग्स है, ये ट्रांजैक्शनल है, इनका बैलेंस ये रहा CN, दैट इज बैलेंस। देन माइलर मॉडल, मॉडल जो पढ़ा था। ठीक है, परचेज और सेल्स करेंगे, उनका जो रिटर्न पॉइंट यानी कि प्रॉफिट होएगा एक पॉइंट पे आकर सेंटर पॉइंट निकाल देना यानी कि एवरेज। इससे नीचे आया तो वो लो लिमिट है, ऊपर आया तो अपर लिमिट है। जैसे कि आप स्टॉक्स में देखते हो, स्टॉक ऊपर नीचे ऐसे ही जाते हैं। ये हमने पढ़े हुए हैं सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में। ट्रेजरी बिल क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, बैंक डिपॉजिट क्या होता है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। हाँ जी, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये कॉस्ट आ गई अलग अलग तरह की। कलेक्शन कॉस्ट हमने पढ़ा है, जहां हम कलेक्ट करते हैं। कैपिटल कॉस्ट यानी कि एसेट में ज्यादा इन्वेस्ट है। डिलिंक्विसेंट कॉस्ट क्या है, कस्टमर की फेलियर है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। डिफॉल्ट कॉस्ट का क्या है, यानी कि ये हमारे ओवरहेड्स को रिकवर नहीं करता, जो ड्यूज हैं, यानी कि जो डेट बन गया या बैड डेट बन गया उसको रिकवर नहीं करता। ये क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट है। आप खुद एक बार रीडिंग लोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होएगा।
पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। दो चैप्टर हमारे रह गए हैं, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलेंगे 3-3 दिन के लिए। 3 दिन हमारे एक सब्जेक्ट चलेगा, 3 दिन हमारा दूसरा सब्जेक्ट चलेगा। मैम कौन कौन से सब्जेक्ट करवाने हैं इसके नेक्स्ट? एक हम नॉर्मल सब्जेक्ट लेंगे, इजी वाला, एक हम थोड़ा हार्ड वाला लेंगे। सब्जेक्ट ओके। अभी मैं चेक करूंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी। और आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे हैं? नहीं मैम, नहीं है। ओके, तो अपनी रिवीजन शुरू कर दो, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसा ना हो आपके पेपर में प्रैक्टिकल आ जाए और आपको आता ना हो। तो बेटर यही रहेगा, आप अपना प्रैक्टिकल चेक कर लो, प्रीवियस पेपर्स निकालो, उसको सॉल्व करने शुरू करो। और मैं आपको ग्रुप में असाइनमेंट्स भी दूंगी, ग्रुप में बोल दिया, ऐप पे। तो वो असाइनमेंट्स भी आपको कंप्लीट करनी होंगी। क्लियर है? मैम चैप्टर हाँ जी वाइज ही मैम। देना असाइनमेंट्स। मैम जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना वही वाले देना, जैसे चैप्टर 1 से जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको वो डाल असाइनमेंट्स जो देना। होंगी वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे ऑलमोस्ट, ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए। मैम नहीं, फिर भी मीन्स हिंट दे देना ना चैप्टर वाइज की कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर वाइज बेटा आपके क्वेश्चन ही बहुत कम है, देखो आपको जो नीचे दिए होते हैं समरी के बाद क्वेश्चन आंसर्स, उसमें तो शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, क्वेश्चन ही नहीं है, शॉर्ट वर्क ही है मोस्टली। ये देखो सारा तो मीन्स शॉर्ट मैम वर्क आ। मोस्टली ये इसमें फिर देखो, रिवीजन प्रैक्टिकल के क्वेश्चन एक चांसेस है ना। चैप्टर में 5 ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बस मैम 5 और मोस्टली 6। इसमें फिर मेरे प्रैक्टिकल के चांसेस है ना ज्यादा वैसे। इसमें नहीं, हाँ जी। प्रैक्टिकल 20% होता है, 80% थ्योरी होती है। ओके, मीन्स दोनों में से फिर भी रिस्क नहीं ना लेना, दोनों ही करने पड़ेंगे ना। प्रैक्टिकल करोगे तो बेटर है, अच्छी चीज है, फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल का ये होता है कि जब आता हो, जब आपको लगता है कि आपको आता है हाँ। फाइनली, तभी उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसका एक पार्ट गलत होने से नेक्स्ट पार्ट चेक ही नहीं होता है। ठीक है, जहां पे ही आपका गलत हो जाएगा वहीं पे ही वो आगे चेक करना छोड़ देंगे। उन्होंने वहां तक चेक करके वहां तक के नंबर दे देने। क्लियर है? हाँ जी। और गणपति जी किसने किसने रखे हैं?